तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम उस कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो सच में किसी बिजनेस मास्टर क्लास से कम नहीं है। ये कहानी है मोहन सिंह ओबरॉय की, एक ऐसी अनबिलीवेबल जर्नी जहां एक आम सा इंसान बिल्कुल फर्श से उठकर अपना खुद का एक विशाल लग्जूरियस होटल एम्पायर खड़ा कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक ऐसा इंसान जिसे एक होटल क्लर्क की छोटी सी नौकरी के लिए भी दरवाजे से भगा दिया गया हो, वो आगे चलकर लग्जरी का इतना बड़ा एम्पायर आखिर कैसे बना सकता है। अगर ध्यान से देखें तो उनकी शुरुआत और अंजाम के बीच का ये जो फासला है ना, ये किसी चमत्कार जैसा लगता है, पर असल में ये एक बहुत ही कमाल की बिजनेस स्ट्रैटेजी और ग्रिट का नतीजा है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे रिजेक्शन से जिसने उनके आगे के पूरे सफर की नींव रखी। उनका जन्म 1898 में पंजाब में हुआ, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आता है 1920 के उस बेहद मुश्किल आर्थिक दौर में। 1922 आते आते राउलेट एक्ट के विरोध में जो प्रोटेस्ट्स हुए ना, उसकी वजह से जिस शू फैक्ट्री में वो मैनेजर थे वो बंद हो गई और अचानक से सिर्फ 30 साल की उम्र में मोहन बेरोजगार हो गए। डेस्परेट होकर काम की तलाश में उन्होंने शिमला का रुख किया। उस वक्त शिमला ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल हुआ करती थी और वहां अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस काफी थे। शिमला पहुंचते ही वो सीधे वहां के सबसे मशहूर सेसिल होटल गए। लेकिन पता है क्या हुआ? उनके आम से पहनावे को देखकर गार्ड ने उन्हें अंदर तक नहीं आने दिया। पर उन्होंने हार कहाँ माननी थी। उन्होंने बाहर इंतजार किया और जैसे ही मैनेजर बाहर आए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में पूछा, डू यू हैव अ वैकेंसी एट द सेसिल? उनकी इस कॉन्फिडेंट इंग्लिश ने मैनेजर को इतना इम्प्रेस किया कि अगले ही दिन उन्हें 50 रुपए महीने की क्लर्क की नौकरी मिल गई। यहां से शुरू होता है उनकी जिंदगी का अगला चैप्टर, एक ऐसी फेज जो हमें सिखाता है कि ऑब्जर्वेशन और मौकों को पहचानने का सही तरीका आखिर क्या होता है। और यहाँ आता है उनका पहला मास्टर स्ट्रोक। सोचिए, एक बिल्कुल नया क्लर्क इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ गया। दरअसल उनकी जिम्मेदारी होटल के अंदर कोयले की सप्लाई मैनेज करने की थी। उन्होंने तुरंत नोटिस किया कि नॉर्मल कोयला महंगा पड़ता है और बहुत जल्दी जलकर खत्म भी हो जाता है। इसलिए उन्होंने कोल डस्ट बॉल्स यानी कोयले के चूरे से बनी गेंदें इस्तेमाल करना शुरू किया। ये सस्ते भी थे और रात भर धीरे धीरे जलते थे, जिससे बॉयलर्स लंबे समय तक गर्म रहते थे। इस एक छोटी सी ब्रिलियंट कॉस्ट सेविंग ट्रिक ने होटल का बहुत बड़ा खर्चा बचा लिया। इसके बाद तो जैसे उनका करियर रॉकेट बन गया। 1922 में वो गेस्ट क्लर्क बने। उन्होंने वीआईपी गेस्ट्स को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया और हर छोटे बड़े ऑपरेशन को बारीकी से समझना शुरू किया। 1925 तक आते आते वो होटल ऑपरेशंस के पूरे एक्सपर्ट बन चुके थे। उनकी इसी काबिलियत ने सेसिल के पुराने मैनेजर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपने नए वेंचर क्लार्क्स होटल में मोहन को पार्टनर बना लिया और देखते ही देखते 34 साल की उम्र में वो उस होटल के मालिक बन गए। लेकिन एक बात तो तय है, मालिक बनना इतना आसान थोड़ी ना था। 20,000 रुपए की ये जो रकम है ना, ये साफ दिखाती है कि उन्होंने कितना मैसिव रिस्क लिया था। इस होटल को खरीदने के लिए उनकी पत्नी ने अपने सारे जेवर तक बेच दिए थे और बाकी पैसों के लिए उन्होंने गांव के एक साहूकार से भारी इंटरेस्ट पर लोन लिया। अपना पूरा मुनाफा वापस बिजनेस में डालकर और खुद बेहद सिंपल जिंदगी जीकर उन्होंने सिर्फ 2 साल के अंदर ये पूरा कर्जा चुका दिया। ये सच में कमाल था। अब हम बढ़ते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और चैलेंजिंग टर्निंग पॉइंट की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक आई महामारियों के बीच उन्होंने अपने बिजनेस को सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। ये किस्सा कलकत्ता के ग्रैंड होटल का है। ये 500 कमरों का आलीशान होटल एक टाइफॉइड आउटब्रेक की वजह से बिल्कुल बंद पड़ा था। उसकी रेप्यूटेशन पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने इसको लीज पर लेने का एक बहुत ही बड़ा रिस्क उठाया। उनकी रिवाइवल स्ट्रैटेजी मानो किसी आर्मी ऑपरेशन की तरह एग्रेसिव थी। उन्होंने पूरी बिल्डिंग को डीपली क्लीन करवाया, पुराने और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ को वापस बुलाया, पूरा का पूरा प्लम्बिंग सिस्टम उखाड़कर नया लगवाया और रोज सुबह खुद स्टाफ की हाइजीन चेक करनी शुरू कर दी। बस इस एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच ने उस बंद पड़े होटल को वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। पर प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं हुई। होटल ठीक से चलना शुरू ही हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। ब्रिटिश आर्मी कलकत्ता को अपना बेस बना रही थी और उन्होंने अचानक ग्रैंड होटल को कब्जे में लेने का आदेश दे दिया। अब उनके सामने बैंकरप्ट होने का डर था, लेकिन यहाँ उन्होंने एक और कमाल का क्रिएटिव पिवट किया। उन्होंने सारे लग्जूरियस किंग साइज्ड बेड्स हटाकर वहां सस्ते कैंप कॉट्स लगवा दिए और सारी बेसिक सर्विसेज शुरू कर दी।
जिस होटल में पहले सिर्फ 1400 लोगों की जगह थी, वहां अब 4000 फौजी रहने लगे। और उन्होंने ब्रिटिश जनरल से ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 10 रुपए पर सोल्जर में साइन किया, जिससे आर्मी का भी बहुत पैसा बचा। और इस एक कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा क्या निकला? 40,000 रुपए। ये स्टैगरिंग रकम किसी एक महीने का रेवेन्यू नहीं था, बल्कि उनकी हर दिन की कमाई थी। सोचिए इस बारे में। उनकी इस अडेप्टेबिलिटी ने साफ साबित कर दिया कि मुश्किल वक्त में तेजी से हालात के मुताबिक खुद को ढालना किसी भी बिजनेस को फेल होने से बचा सकता है। अब यहाँ से शुरू होता है उनका मास्टर प्लान। वॉर के बाद का दौर आ चुका था, जहां सिर्फ सर्वाइव करना मकसद नहीं रह गया था, बल्कि पूरी दुनिया में लग्जरी की नई डेफिनेशन तय करनी थी। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद उनका फोकस पूरी तरह से इंडिया में इंटरनेशनल लग्जरी को लाने पर शिफ्ट हो गया। और यहीं पर आता है इस पूरी कहानी का अल्टीमेट फुल सर्कल मोमेंट। एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया, जिसके पास उस वक्त 8 सबसे शानदार होटल्स थे, उसके शेयर्स खरीदते खरीदते मोहन सिंह ओबरॉय ने उसका कंट्रोलिंग स्टेक हासिल कर लिया। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब था कि अब वो उस सेसिल होटल के ही मालिक बन चुके थे, जिस होटल के गार्ड ने कभी उन्हें दरवाजे से अंदर आने तक से इनकार कर दिया था। ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन एक बात तो तय थी, वो सक्सेस मिलने के बाद आराम से बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। 1952 में उन्होंने एक लंबा वर्ल्ड टूर किया। लंदन का डॉर्चेस्टर, पेरिस का जॉर्ज फिफ, पुएर्टो रिको का हिल्टन। सिर्फ 3 महीने के अंदर उन्होंने 25 टॉप होटल्स को पूरी तरह से स्टडी किया और सैकड़ों पन्नों के डिटेल्ड ऑपरेशनल नोट्स बनाए। वापस आके उन्होंने उन सारी लर्निंग्स को सीधे अपने होटल्स में लागू किया और यहाँ तक कि रॉयल फैमिलीज के साथ डील करके इंडिया का सबसे पहला पैलेस होटल तक लॉन्च कर दिया। लेकिन जब आप टॉप पर होते हैं तो चैलेंज और भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उन्होंने अपने इस विशाल एम्पायर को कैसे डिफेंड किया। 1970 का दौर आ चुका था। फियर्स कंपटीशन अपने एक्सट्रीम पर था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से रास्ते बंद हो रहे हों। ताज ग्रुप उस वक्त बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा था। उदयपुर का लेक पैलेस, जयपुर का रामबाग पैलेस और फिर दिल्ली में फोनीसा होटल। इस रैपिड नेशनल एक्सपेंशन का सामना करने के लिए पलटवार करना बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए ओबेरॉय ग्रुप ने इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में अपना एक मैसिव 34 फ्लोर का होटल बनाने का बड़ा फैसला किया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी इस प्रोजेक्ट की इंटरेस्ट कॉस्ट, 1,20,000 रुपए। मुंबई प्रोजेक्ट में डिले इतना बढ़ गया था कि सिर्फ एक दिन का इंटरेस्ट इतना आने लगा था। पूरे ग्रुप पर फाइनेंशियल प्रेशर इस हद तक था कि 72 साल की उम्र में मोहन सिंह ओबरॉय को खुद 6 महीने तक मुंबई कंस्ट्रक्शन साइट पर अपना कैंप लगाकर रहना पड़ा, ताकि काम को समय पर पूरा किया जा सके। जैसे तैसे होटल खुला तो 1975 की इमरजेंसी शुरू हो गई। इस मंदी का असर डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिज्म पर बहुत ही बुरा पड़ा। एक वक्त आया जब लगा कि अब शायद सब कुछ बिक जाएगा, पर तभी उन्होंने एक और ब्रिलियंट मार्केटिंग पिवट ढूंढ निकाला। उन्होंने नोटिस किया कि लेबनान के सिविल वॉर की वजह से बहुत सारे अमीर अरब ट्रैवलर्स मुंबई की तरफ डाइवर्ट हो रहे थे। उन्होंने बिना वक्त गंवाए अपने 200 स्टाफ मेंबर्स को अरेबिक का एक क्रैश कोर्स करवाया, होटल की सारी डायरेक्टरीज अरेबिक में प्रिंट करवाएं और मेन्यू में ट्रेडिशनल अरब डिशेस ऐड कर दी। इस एक टारगेटेड मूव ने उस होटल को अरब गेस्ट्स का पसंदीदा डेस्टिनेशन बना दिया और वहां से मैसिव प्रॉफिट्स आने शुरू हो गए। उनकी इस पूरी कहानी और सोच को अगर एक लाइन में समेटना हो तो उनका ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है, नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग दैट इज सेकंड बेस्ट। यानी कभी भी उस चीज से समझौता मत करो जो सबसे बेहतर ना हो। इसी फिलॉसफी ने उस रिजेक्टेड क्लर्क को रास्ता दिखाया और देखते ही देखते 32 प्रॉपर्टीज वाले एक ग्लोबल लग्जरी होटल एम्पायर को हकीकत में बदल दिया। तो अब आखिर में सोचने वाली बात यह है कि आज के इस तेजी से बदलते और अनप्रिडिक्टेबल मार्केट में किसी भी नए बिजनेस के लिए वो कोल डस्ट वाला कॉस्ट सेविंग हैक या वो कैंप कॉट जैसा ब्रिलियंट पिवट आखिर क्या हो सकता है? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट कल भी उतना ही इफेक्टिव था और आज भी उतना ही जरूरी है। चलिए इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको उस बिजनेस माइंडसेट को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर जरूर किया होगा।